प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2121, बेंजामिन मॉर्गन। दुनिया बस ये देखना चाहती थी कि झंग यी ने जब से लिंग का ह्यूमन बॉडी हासिल किया है, उसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। कोलंबिया। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी अपनी लैब में बॉक्सेस और कैबिनेट्स में इधर उधर खोज रहा था, अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए। पीछे एक बड़ा बैकपैक रखा था, चीजों से भरा हुआ। कई सालों बाद विदेश जाने का मौका मिला है। इस बार अंडरग्राउंड वर्ल्ड जाकर एंशिएंट सिविलाइजेशन देखूंगा। शायद मेरी रिसर्च में बड़ी मदद मिले। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा और कूड़े के ढेर में से एक नीली टॉय गन निकाली। उसकी आंखें चमक उठीं। मिल गई, सेल्फ डिफेंस के लिए परफेक्ट। कहते हुए उसने वो टॉय गन अपनी पैंट की जेब में डाल ली। पीछे से ब्रायन उसे देखकर चुपचाप खड़ा था। हमें अभी तक नहीं पता केओस क्या करने वाला है। क्या पता वो कुछ ना करे, युद्ध शुरू ही ना हो। ब्रायन को लड़ाई से नफरत है। वो बस एक डॉग है। उसे सब मिल रहा है, खाना, आराम, मालिक की सेवा। फिर लड़ाई क्यों? प्रोफेसर ने ब्रायन को घूरा। धत तेरी। ब्रायन, काश मैं तुम्हारी आईक्यू को थोड़ा और बढ़ाता, नहीं तो एक नया दिमाग ही खरीद लेता। तुम हिक्कप, कितने मूर्ख हो। निराश कर दिया। ब्रायन ने उसे चुपचाप देखा। प्रोफेसर ने फिर कहना शुरू किया, मैंने झंग यी को स्टडी किया है। वो कभी होल्ड बैक नहीं करता। अभी शांत है क्योंकि बड़ी तैयारी कर रहा है। जब अटैक करेगा तो सामने वाले को एक ही बार में खत्म करेगा। और प्लूटो के लौटने के बाद मुझे खबर मिली, डेविल्स आई में झंग यी ने बहुत डरावना प्रदर्शन किया और एक जबरदस्त बड़ा टॉय हासिल किया। तो युद्ध होगा ही। प्रोफेसर ने मिलिट्री बैकपैक को पैक किया। वो बैग उसके जितना बड़ा था। बैग बंद करते हुए उसने ब्रायन से कहा, ब्रायन, हमारे सामान का ध्यान रखना। अब हम चलेंगे अंडरग्राउंड वर्ल्ड की मिस्ट्री देखने। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था। शायद रोज लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो बोर हो चुका था। ये कहकर वो बाहर चल पड़ा। प्रोफेसर, कहाँ जा रहे हो? मॉर्गन से मिलने। लंबी छुट्टी चाहिए। साल भर की लीव जमा हो गई है और अब यहां इतनी ठंड है, बीच पर जाकर सनबाथ भी नहीं कर सकते। डा विंसी लैब से बाहर आया। लंबा कॉरिडोर था। वो इस समय कोलंबिया की कैपिटल फ्रैंकलिनविल के एक बड़े अंडरग्राउंड बेस में था। ये बेस है नेचुरल साइंस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स। आज कोलंबिया के आधे से ज्यादा पावरफुल एलियंस इसी एसोसिएशन से जुड़े हैं। गवर्नमेंट और मिलिट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज है। जैसे कार्टियर्स और कनेरो, इन दोनों को इसी एसोसिएशन ने एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा था। डा विंसी एलिवेटर से नीचे गया, सीधे पहुंचा नेचुरल साइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में। उसने बाहर बैठी सेक्रेटरी से कहा, जेसिका, मॉर्गन को कहो मुझे मिलना है। जेसिका ने फोन उठाया। ठीक है, थोड़ी देर रुको। लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर डा विंसी सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हे प्रोफेसर। उफ, ये हमेशा ऐसा ही करता है। जेसिका ने निराश होकर सिर हिलाया। बेस में डा विंसी एक वियर्डो माना जाता था। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसके बिना इम्पॉसिबल थी। वो साइंटिफिक जीनियस था। डा विंसी कमरे में गया। सामने एक टॉल फिगर बैठा था जो उसकी तरफ पीठ किए था। हे मॉर्गन, मुझे छुट्टी चाहिए। एनुअल लीव, सिक लीव, सब जोड़कर लंबी छुट्टी चाहिए। चेयर घूमी और एक गोल्डन लाइट चमकी जिससे डा विंसी ने अपनी आंखें ढक ली। सामने वाला आदमी लिटरली 100 वॉट बल्ब की तरह चमक रहा था। वो एक बहुत टॉल व्यक्ति था, नीटली कोम्ड बाल, उम्र करीब 40 साल, गले में मोटी गोल्ड चेन, हाथों में डजन्स ऑफ गोल्ड जेम रिंग्स, बेल्ट बकल भी प्योर गोल्ड का। डा विंसी का चेहरा स्पीचलेस हो गया। नेचुरल साइंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बेंजामिन मॉर्गन, कोड नेम एडम। लेकिन ये बिब्लिकल एडम नहीं,
बल्कि एडम स्मिथ से इंस्पायर्ड था वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट मॉर्गन ने ही इस एसोसिएशन को बनाया था। दुनिया खत्म होने से पहले वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में था। अपने वेल्थ, मैनेजमेंट और ग्लोबल कॉन्टैक्ट से उसने इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया। आज भी ये एसोसिएशन एक सेमी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। डा विंसी का भी कोलंबिया गवर्नमेंट से सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशन है। इस बार भी वो झंग यी की वॉर में शामिल हो रहा है, पर्सनल मोटिव से। मॉर्गन ने कहा, प्रोफेसर, तुम तो कभी छुट्टी नहीं लेते। मैंने सोचा ये जगह तुम्हारा घर बन चुकी है। डा विंसी ने कहा, घर हो या लैब, ज्यादा समय रहो तो बोरियत होती है। खैर, मैं बस इन्फॉर्म करने आया हूं। थोड़े दिनों तक एसोसिएशन में नहीं रहूंगा। कोई मैसेज हो तो भेज देना। वो मुड़ने ही वाला था कि मॉर्गन ने पूछा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? पता नहीं, जब मन होगा लौटूंगा। प्रोफेसर, मॉर्गन की आवाज थोड़ी तेज हुई। डा विंसी रुक गया। क्या हुआ? मॉर्गन ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कराया। कुछ नहीं, बस बाहर जाते हुए सावधान रहो। चिंता मत करो, ब्रायन साथ होगा। ये कहकर डा विंसी चला गया। मॉर्गन ने अपनी ठोड़ी पर अंगूठी भरे हाथ से हाथ फेरा और बुदबुदाया, इस आदमी को लैब से बाहर लाना इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये वैक्सीनेशन में केओस से जुड़ा है? अगर ऐसा है तो उसे वहां भेजना सही रहेगा। शायद कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं। उसे प्लूटो से डेविल्स आई की सारी इंटेल पहले ही मिल चुकी थी। चैप्टर 2122, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इस बीच ब्लिजर्ड सिटी में हलचल मची हुई थी। झंग यी ने ब्लिजर्ड सिटी के साउथ ईस्ट में एक बड़ा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। इस एरिया में किसी आउटसाइडर को घुसने की इजाजत नहीं। यहां तक कि ब्लिजर्ड सिटी के यन्यून गार्ड्स भी पास नहीं आ सकते, क्योंकि यहां लू केरन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म वर्कर्स को लीड कर रही थी, जो कैंग युअन क्लैन के सुपर बैटलशिप को रिनोवेट कर रहे थे। वो बैटलशिप जिसने सालों से बैटलफील्ड नहीं देखा था। झंग यी खुद भी घर में बंद था, ज्यादातर टाइम बैक गार्डन या अपने रूम में मेडिटेशन में। स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करना एक लंबा प्रोसेस है। स्पीड डिपेंड्स ऑन टैलेंट। हर कोई तुरंत स्पिरिचुअल एसेंस को ताकत में नहीं बदल सकता। ये एनर्जी दूसरे लिविंग बीइंग से आई है, और अगर टैलेंट कम हो तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि बॉडी ब्लोटेड फील करती है, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया हो। झंग यी को जब स्पिरिचुअल एसेंस से बात मिला तो उसका टैलेंट एक डरावने स्तर तक पहुंच गया। तभी तो सिर्फ 2 महीने में उसकी एबिलिटी इंडेक्स 32,000 से 38,000 तक जा पहुंची। बिना लालच के ही महान कार्य होते हैं। जितनी जल्दी करोगे उतनी एफिशिएंसी घटेगी। झंग यी ने यह बात एक्सिंगसू से सीखी। उसे युद्ध से पहले अपनी ताकत हर हाल में बढ़ानी थी। तभी डेंग शेंटोंग का मैसेज आया, लाओ झंग, समुद्र तट पर फिर से हमला हुआ है। झंग यी ने मेडिटेशन से आंखें खोली, से हल्की लकीर पड़ी। फिर से तियनहाई फोर्ट्रेस से बाहर निकलकर झंग यी ने देखा, आसमान में बादल नॉर्थ वेस्ट की ओर तेजी से बह रहे थे। कानों में एक हल्की सीटी जैसी आवाज दूर से आती हुई। इस बार का सुनामी पिछले से भी बड़ा था। झंग यी ने ऐसे नतीजे की उम्मीद की थी, पर वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि हंस पड़ा। यही तो अब तुम्हारे पास बचा है। इस लैंड पर कदम रखने की हिम्मत नहीं। ईस्ट चाइना सी रीजन में ये न्यूज क्विकली हाई लेवल चैट ग्रुप में शेयर हो गई। झंग यी ने 3D मैप देखा। सुनामी का डायरेक्शन फिर वही साउथ ईस्टर्न वाटर्स था। सबसे ज्यादा असर जियांगनन रीजन और ईस्ट चाइना सी रीजन पर। कोस्ट पर सुनामी और साथ में बड़ा टाइफून। लगभग आधा जियांगनन रीजन प्रभावित। ब्लिजर्ड सिटी में डैमेज कम हुआ, बस स्टॉर्म से कुछ हाउसेस गिर गए। ली ग्वैंगजियाओ का टोन सख्त था। ईस्ट चाइना सी रीजन इस बार बर्बाद हो गया। इस सुनामी से लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों शिपरेक्स में मारे गए। दोघाई सिटी के पास ही मेन पॉपुलेशन थी। यही वजह थी कि ज्यादा लोग मारे गए। केओस, हम कब काउंटर अटैक करेंगे और कितने दिन सहेंगे?
वरना ईस्ट चाइना सी रीजन खत्म हो जाएगा। ली ग्वेंगजाओ के चेहरे पर चिंता थी। इतना नुकसान सिर्फ वुलुयन एम्पायर से रिसोर्सेज छीनकर ही पूरा किया जा सकता है। मैंग युअनजून बोला, सिर्फ तुम नहीं, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट की कोस्टल एरियाज भी तबाह है। लेकिन सब कुछ केओस की तैयारी पर डिपेंड करता है। जल्दबाजी नहीं कर सकते। बाकी रीजन्स चुप थे, वो डायरेक्टली प्रभावित नहीं हुए थे। अब झंग यी की रणनीति पर नजर थी। झंग यी ने अपने नाखून को मुंह में लिया, सोचा, फिर हंसा। अब वक्त आ गया एक्शन लेने का। सबकी नजर झंग यी पर पड़ी। शंग दाओवे बोला, तैयारी पूरी हो गई? अभी तो कई चीजें बाकी है। जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई। झंग यी ने हाथ हिलाया, तुम गलत समझे। मैंने कहा था पेशेंस रखो। दुश्मन को लगना चाहिए कि हम डर गए हैं। युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर हम ज्यादा चुप रहे तो उन्हें शक होगा। तियनहाई सिटी की फाइट में हमने कड़ा रेजिस्टेंस दिखाया था। शंग दाओवे भ्रमित था। मतलब, हमें जवाब देना होगा, पर ऐसा दिखाना होगा कि ये एक्ट हमारी झेलने की लिमिट का रिजल्ट है, जिससे दुश्मन सोचे उनकी योजना सफल हो गई। झंग यी मुस्कराया। उसके पास वुलुयन एम्पायर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स तैयार थे, जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं किए। एक्सायो लाई ने पूछा, अब क्या करोगे? क्या हमें ट्रूप्स भेजने चाहिए? झंग यी ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। उन्हें लगे कि यह सिर्फ एक इंपल्सिव जवाब था। तुम बस आराम से शो देखो। कॉल खत्म होते ही झंग यी ने अपनी टीम को बुलाया। केरन, तुम इस ऑपरेशन में नहीं आना। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। बाकी सब मेरे साथ चलो। अब वुलुयन एम्पायर को सबक सिखाने का वक्त है। झंग यी अपने साथियों को साथ ले गया, हैबिट के मुताबिक, ताकि वो भी शो एंजॉय करें। साथ ही उसने रियल टाइम पर्सपेक्टिव सभी रीजन लीडर से शेयर किया, उन्हें लाइव दिखाने के लिए कि जो कहा था वो सच है। छहों रीजन्स के लीडर्स झंग यी का फर्स्ट पर्सन व्यू देख रहे थे, क्यूरियस कि अब वो कौन सी चाल चलने वाला है। झंग यी ने इक्विपमेंट चेक किया, कॉम्बैट स्टेटस एडजस्ट किया और स्पेस ट्रैवल एक्टिवेट किया। वो साउथ ईस्ट की तरफ उड़ चला। आसमान से उसे लैंड बर्बाद दिख रही थी, सुनामी से फ्लडेड, हर तरफ केओस और कीचड़, एक अनइमेजिनेबल डिजास्टर, मानव इतिहास की सबसे बड़ी मैनमेड तबाही। झंग यी को एग्जैक्ट डेथ काउंट नहीं मिला, पर इतना तय था, बिना फ्लाइंग एबिलिटी के डेल्टा लेवल म्यूटेंट भी नहीं बच सकते। कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट, 2 रीजन्स में लाखों लोग मारे गए। झंग यी खुद को ब्लेम नहीं करेगा, पर सुंदर धरती की ये हालत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। वुलुयन एम्पायर के हर एक जंतु को याद रहेगा, हुएक्सू नेशन से जो किया उसका बदला मिलेगा। एक दिन तुम्हारी पूरी जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। झंग यी लैंड पार करके सी में उतरा, दोघाई सिटी के पास से गुजरा। तभी XUANW और बाकी की आवाज आई, केओस, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।